IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई क्लास में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी हम साथ में कर रहे हैं। भारत के संविधान, सिद्धांत और व्यवहार के अंतर्गत क्लास 11 एनसीईआरटी का 6 नंबर चैप्टर है। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका काम कैसे करती है, न्यायपालिका के कौन कौन से जो है प्रमुख कर्तव्य होते हैं, न्यायपालिका में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सबको यहाँ डिटेल में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख काम क्या हैं, इसको यहाँ डिटेल में दिया गया है। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 11 एनसीईआरटी इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आपका जो है ये छठा चैप्टर है, न्यायपालिका। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के क्या काम है उसको देखेंगे, हाई कोर्ट के क्या काम है उसको देखेंगे, और न्यायपालिका जो है किस तरह से काम करती है, पूरे सिस्टम को हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हमें किन किन चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाएगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है, जो मौलिक अधिकार होते हैं उसकी सुरक्षा में, संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है, और भारत की संसद और न्यायपालिका में जो है के बीच आपसी संबंध क्या होता है, हम इसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, और याद रखना 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। तो जब से जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है और जब हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब से संविधान की व्याख्या करने का काम और संविधान की रक्षा करने का काम, सुरक्षा करने का काम किसकी जिम्मे है, तो न्यायपालिका की जिम्मे है, याद रखना। और न्यायपालिका एक एकल व्यवस्था हमारे देश में अपनाई गई है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका हमें इसलिए चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में यही बात बताई गई है कि स्वशासन के और जो प्रशासन होता है उस पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, और जब तक न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं होगी, स्वतंत्र नहीं होगी, तब तक वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी। न्यायपालिका पे किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, ना तो कार्यपालिका का और ना ही संसद का। लिखा है कि हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच, व्यक्ति समूह के तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। तो विवाद सबके बीच होता है, तो विवाद का निपटारा करने के लिए कोई संस्था होनी चाहिए। ठीक है, इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई स्वतंत्र संस्था है तभी वो विवादों को सही ढंग से हल कर सकती है, इसीलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र होना जरूरी है। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री पुरुष तथा अगड़े तथा पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। भारत में कोई भी हो, किसी वर्ग का हो, कोई भी हो, सब पे समान कानून लागू होना चाहिए। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। ठीक है, ये किसका काम है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि कानून के शासन स्थापित करना और साथ में जो है कानून की सर्वोच्चता को बनाए रखना। ये हमारी न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण काम है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है। तो कानून के दायरे में ही रह करके विवादों को हल करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, न्यायपालिका का है। और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना ले सके। मतलब जहाँ लोकतंत्र हो तो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका हमारी तत्पर रहती है। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है, यह स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है। अब हम इस पे जो है सवाल का उत्तर खोजेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ होता है और इसकी स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होती है। तो ये संविधान में इसका प्रावधान कहीं ना कहीं किया गया होगा, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। लिखा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो लिखा है सीधे सरल शब्दों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि, तो यही क्वेश्चन आईएएस में पॉइंट बना करके क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन अब बीपीएससी और यूपीपीसीएस में भी आ सकता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है। तो ऐसे ही बड़े बड़े ऑप्शन दे करके अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो अर्थ होता है, पहला अर्थ क्या है, सरकार के अन्य दो अंग, विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्य में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। मतलब यह हुआ संसद, विधायिका मतलब, और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्य में किसी तरह की बाधा न डालें। इसीलिए जो है न्यायपालिका को स्वतंत्र रहना जरूरी है, जिससे न्याय आसानी से सबको मिल सके। तो पहला ये हो गया। दूसरा है
सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करें। जब सरकार कोई निर्णय हो, किसी का मतलब न्यायपालिका कोई निर्णय हो, तो सरकार या कोई अंग जो है उसका हस्तक्षेप न करने पाए। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें, इसीलिए उनके पद की जो है पद को उनको हटा पाना बहुत आसान नहीं होता, बहुत कठिन बना दिया गया, इसीलिए कि न्यायाधीशों को जो है बिना भय के काम करने का मौका मिले, भेदभाव के काम करने का मौका मिले, तो उनके पद को भी सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, आगे लिखा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक संरचना का एक हिस्सा है कौन? न्यायपालिका भी है, ये भी याद रखना। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो है न्यायपालिका किसके प्रति जवाबदेह है? तो संविधान के प्रति, लोकतांत्रिक परंपरा के प्रति और जनता के प्रति जवाबदेह है हमारी न्यायपालिका। ठीक है, आगे लिखा है न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। ये दो क्वेश्चन आगे पूछा गया। भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। तो संविधान ने सुनिश्चित किया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। तो जब न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो उसमें संसद का हस्तक्षेप नहीं होता है। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहे। मतलब यहाँ जब न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो उसमें राजनीति नहीं की जा सकती है। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी हमें याद रखना है, ये भी हमें जानना है। ठीक है, आगे लिखा है न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होता है? निश्चित किया गया है। वह सेवानिवृत्ति होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है वैसे ही हटाया जा सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब वो संविधान का उल्लंघन करते हैं तब। इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी भी स्थिति में उनके कार्यकाल को हम कम नहीं कर सकते हैं, ये हमारे संविधान ने उनको संरक्षण दे रखा है। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। ठीक है, तो याद रखना उनको ये डर नहीं रहता कि हमें बीच में हटा दिया जाएगा, इसलिए वो बिना भय के और बिना भेदभाव के आराम से काम करते रहते हैं। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों का पद सुरक्षित रहेगा। तो हमारे संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो उन्होंने न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया को काफ़ी कठिन बना दिया कि जिससे उनको ये डर ना रहे कि उनको पद से हटाने का कोई कारण हो सकता है। आगे लिखा है न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर जो है वित्तीय रूप से निर्भर नहीं होती है। मतलब ये नहीं होगा कि संसद पैसा दे या कार्यपालिका पैसा दे तभी संसद न्यायपालिका चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो वित्तीय रूप से वो निर्भर नहीं है हमारी न्यायपालिका। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की वो व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है। मतलब ये हुआ कि न्यायाधीशों की कभी न उनके कार्य की और न उनके निर्णय की कभी हम व्यक्तिगत रूप से आलोचना भी नहीं कर सकते हैं कि ये निर्णय आपने क्यों दिया, ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं होगा। अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार भी है। ठीक है, अगर मान लीजिए न्यायपालिका का अपमान कोई करता है या उनके निर्णय की कोई आलोचना करता है तो न्यायालय की उसे अवमानना माना जाएगा, तो उसके लिए न्यायपालिका दंडित भी उस व्यक्ति को, संस्था को कर सकती है। माना जाता है कि इस अधिकार से न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलेगी और कोई उनकी नाजायज आलोचना नहीं कर सकेगा। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उसको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो, क्योंकि याद रखना न्यायाधीशों को हटाने का काम तो संसद ही करेगी। ठीक है, वहाँ पर विशेष बहुमत द्वारा तभी न्यायाधीशों के कार्य पर चर्चा हो सकती है, अन्यथा न्यायाधीशों के कार्य पर कभी भी विधानसभा में या संसद में कभी भी चर्चा नहीं की जा सकती है। इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय करती है, इसीलिए उनकी आलोचना नहीं होती है, इसीलिए वो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। ठीक है, आगे लिखा है न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है, अब इसको बाद देख लेते हैं। लिखा है न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी भी राजनीतिक रूप से निर्विवाद
नहीं रही है या राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन है। इससे संविधान की व्याख्या पर फर्क पड़ सकता है। न्यायाधीश का राजनीतिक दर्शन क्या है, सक्रिय और मुखर न्यायपालिका के बारे में उनकी क्या राय है, ये सब भी सोचा जाता है जब न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नियंत्रित और प्रतिबद्ध न्यायपालिका के विषय में उनके क्या विचार हैं, ये भी बहुत जरूरी है जानना, जिसको हम नियुक्त करने जा रहे हैं। इन सब बातों का प्रभाव लागू किए जाने वाले कानूनों पर पड़ता है। तो जब ये सब चीज़ें लागू की जाती हैं तो इसका प्रभाव वहाँ पर पड़ता है। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा जो है बन गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़ करके न्यायाधीश जो है A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो जो सबसे वरिष्ठ होता है उसी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, लेकिन 1973 में ऐसा भी हुआ है कि वरिष्ठ न्यायाधीशों को हटा करके जो A.N. रे को नियुक्त किया गया था मुख्य न्यायाधीश। तो कभी कभी ऐसा भी उदाहरण हमारे देश में मिला है, लेकिन अधिकांश यही देखा जाता है कि जो सबसे वरिष्ठ होगा वही न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनेगा। फिर 1975 में न्यायमूर्ति H.R. खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति जो है M.H. बेग की नियुक्ति की गई थी। तो ये भी याद रखना, ये भी एक उदाहरण हमारे देश में मिलता है। तो 2 उदाहरण ऐसे हैं कि वरिष्ठता का ध्यान न रखते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, आगे आते हैं। लिखा है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। ये भी याद रखना। तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह से उच्च न्यायालय और जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एक बात याद है, या एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। शपथ दिलाने का काम राज्यपाल करते हैं, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। यह बात याद रखना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी। ठीक है, आगे लिखा है जो है इसका अर्थ यह हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है। फिर वह मुख्य न्यायाधीश से सलाह का क्या महत्व है? ठीक है, तो इसका मतलब सलाह से यह महत्व है कि जो है वो किस तरह से और किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। आगे लिखा है 1982 से 1998 के बीच यह विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है, लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। मतलब जो मुख्य न्यायाधीश सलाह देते हैं तो उसे राष्ट्रपति को जरूर ही मानना चाहिए। बाद में निर्णय दिया गया। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। इसी को कोलेजियम व्यवस्था कहते हैं कि एक मुख्य न्यायाधीश और 4 और लोग रहेंगे, वो जिनका नाम सुझाएंगे राष्ट्रपति उन्हीं की नियुक्ति कर देगा। ठीक है, इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया। तो सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया, जब 5 लोग मिलकर के ले लिया। इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का ज़्यादा प्रभाव है। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बात याद रखना है। ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की ही सलाह पर राष्ट्रपति कोई काम करता है, इसलिए मंत्रिपरिषद की भूमिका ये न्यायपालिका में जो है नियुक्ति को लेकर के उसकी भूमिका तय की जाती है। ठीक है, अब आते हैं न्यायाधीशों को पद से हटाना। न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफ़ी कठिन होता है। कठिन है इसीलिए जो है उनको कोई डर नहीं होता कि हमें पद से हटा दिया जाएगा। कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। 2 आधार है, एक तो अयोग्य घोषित हो जाए तब, और दूसरा कदाचार, जब वो संविधान का उल्लंघन कर दें तब। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। तो विशेष बहुमत के द्वारा ही न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ये भी नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। क्या आपको याद है कि यह एक विशेष बहुमत क्या है? इसे हमने चुनाव वाले अध्याय में पढ़ा था। विशेष बहुमत क्या होता है? मैंने आपको बताया था 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इससे स्पष्ट है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो है अत्यंत कठिन है, और जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति न हो तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता है।
यह भी गौरतलब है कि जहां उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं उनको हटाने की शक्ति विधायिका के पास है। ठीक है, तो याद रखना सब में क्या है, एक तरह से शक्ति संतुलन बना हुआ है। इसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहे और शक्ति संतुलन भी बना रहे। वही मैंने आपको बताया। अब तक संसद के पास किसी न्यायाधीश को हटाने का केवल एक प्रस्ताव विचार के लिए लाया गया था। मतलब अभी तक कोई संसद के पास किसी न्यायाधीश को हटाने का कोई विचार नहीं लाया गया था, केवल एक बार लाया गया था, लेकिन वो भी असफल रहा। इस मामले में हालांकि 2/3 सदस्यों के प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, लेकिन न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका क्योंकि प्रस्ताव पर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त न हो सका था। तो ऐसा हुआ था। तो कब यह हुआ, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो लिखा है 1991 में पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। न्यायमूर्ति बी रामास्वामी पर आरोप था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने वित्तीय अनियमितता की थी। मतलब उन्होंने जो है क्या कहते हैं, वित्तीय रूप से कोई घोटाला किया था। संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके एक वर्ष बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने न्यायमूर्ति बी रामास्वामी को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने और संवैधानिक नियमों की धज्जी उड़ाने के कारण नैतिक पतन तथा पद का जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का दोषी पाया। ठीक है, तो जो जांच समिति बनाई थी उनको दोषी पा गया। ठीक है, इतने कठोर आरोपों के बाद भी रामास्वामी पर संसद में महाभियोग सिद्ध न हो सका। महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के जरूरी 2/3 मत तो पड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान से भाग नहीं लिया। अतः प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिल पाया। इसीलिए जो है वो प्रस्ताव पास नहीं हो सका, जबकि उन्होंने कदाचार किया था, उन्होंने जो है नियमों की धज्जी उड़ाई थी। फिर भी जो है इस तरह से उनके ऊपर महाभियोग नहीं चला जा सका क्योंकि कांग्रेस जो है सदन के में मतदान करने से अलग हट गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यायपालिका की संरचना कैसी है। ठीक है, संरचना के बारे में बात करेंगे। तो लिखा है भारतीय न्याय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। तो हमारे संविधान में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, ये बात याद रखना। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। ठीक है, भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो जैसे मान लो ये पिरामिड है, तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, ये आपका हाई कोर्ट हो गया, ये हाई कोर्ट हो गया, ये आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया और ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये 3 कोर्ट ऐसे हैं, आप इसको याद रखना, ऐसे पिरामिड की तरह है। ठीक है, और नीचे जो है इसके बारे में डिटेल में यहाँ बताया भी गया है, आप देख सकते हैं। जैसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय, फिर भारत का उच्च न्यायालय और फिर भारत का जिला न्यायालय। तो लिखा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, या किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, या किसी एक उच्च न्यायालय के में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा भी सकता है। तो ये सारे काम किसके पास हैं, उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के पास हैं। अब इस सबको याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा है उच्च न्यायालय, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है, मतलब जिला न्यायालयों का ये नियंत्रण भी करता है। अब तीसरा है जिला अदालत। लिखा है जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करता है, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करता है, गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है, और अधीनस्थ न्यायालय एक होता है फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करती है। ठीक है, तो इतने न्यायालय होते हैं। ये पूरी जो न्यायपालिका है ये हमारी एकीकृत न्यायपालिका है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसे कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं, कौन कौन से काम हैं, इसको देख लेते हैं। यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते भी हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है।
लेकिन वह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। संविधान ने जो सीमा तय किया है उसी के अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट काम करता है, उससे बाहर कोई काम नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज हैं। तो संविधान में सारे काम दर्ज किए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या काम करेगा। सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। कौन कौन से क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं? देखो यहाँ लिखा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, पहला है मौलिक, दूसरा है अपीलीय, तीसरा है सलाहकारी, ठीक है, चौथा है रिट। तो पहले हम मौलिक को देख लेते हैं। संघ और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच आपसी विवादों का निपटारा करना होता है तो उसे हम मौलिक क्षेत्राधिकार कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का। याद रखना, जब केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में या दो राज्यों के बीच कोई विवाद होता है तो उसे हम मौलिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा देखे जाते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है? दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करता है कौन? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। सलाहकारी क्या होता है? तो जनहित के मामले में कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करता है तो उसे कहते हैं सलाहकारी क्षेत्राधिकार कहते हैं। फिर आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। तो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, उत्प्रेषण लेख तथा अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। फिर है इसके बाद में विशेषाधिकार क्या है? कुछ विशेषाधिकार भी मिला है, वो है सुप्रीम कोर्ट को भारतीय भूभाग के किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लेख जो पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति भी किसको दी गई है? तो ये दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो ये कुछ उसके काम थे, ठीक है। अब यहाँ हम सबके बारे में एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं कि मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या क्या चीज़ें होती है, उनकी पूरी व्याख्या दी गई है। तो लिखा है, मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। मतलब कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही की जाती है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालत में सुनवाई जरूरी नहीं होती है, तो उसमें जो है हम पहले हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऊपर के चित्र में आपने देखा है कि संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। जब संघीय मामले कोई होते हैं, केंद्र और राज्य के बीच विवाद होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों से जो है संबंधित सभी विवादों में एक अंपायर या निर्णायक की भूमिका देता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना स्वाभाविक है। इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की होती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो या फिर दो राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निर्णय केवल सुप्रीम कोर्ट ही लेता है और कोई नहीं ले सकता है। और इस अधिकार को कहते हैं, याद रखना, मौलिक क्षेत्राधिकार कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा है, इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है। तो याद रखना, ऐसे मामले केवल सुप्रीम कोर्ट ही हल कर सकता है। राज्य के पास, मतलब उच्च न्यायालय के पास ये शक्ति नहीं है। उनकी सुनवाई ना तो उच्च न्यायालय और ना ही अधीनस्थ न्यायालयों में हो सकती है, वही मैंने बताया। अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट करता है। दूसरा है रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। जैसा कि आपने मौलिक अधिकारों के वाले अध्याय में पढ़ा है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट मतलब या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय की भी रिट जारी कर सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, ठीक है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या ना करने का आदेश दे सकता है। तो सरकार के विरुद्ध हम जो है जा सकते हैं जब हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? तो लिखा है, जैसे आप जानते हैं, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये एक आपका हाई कोर्ट है, एक आपका सुप्रीम कोर्ट है। जब कोई मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार जाता है तो अपील कहाँ करते हैं? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हम हार जाते हैं तो अपील कहाँ करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। तो इस तरह से हम अपील करते हुए ऊपर की ओर जाते हैं। तो लिखा है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय अपील का सर्वोच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय
के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। वही मैंने बताया, अगर मान लो उच्च न्यायालय में निर्णय के अगर उसके खिलाफ नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है, अर्थात उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उलझा है। मतलब कि एक प्रमाण पत्र जब तक नहीं देगा हाई कोर्ट तब तक हम सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं। अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सजा दे दे तो उसकी अपील सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि किसी मुकदमे का उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा न दे तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील को विचार के लिए स्वीकार कर ले। मतलब अगर प्रमाण पत्र नहीं दिया गया तभी वो विचार करने योग्य अगर है तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों को दोबारा जांच करेगा। यदि न्यायालय को लगता है कि कानून या संविधान का वह अर्थ नहीं है जो निचली अदालतों ने समझा हो तो सर्वोच्च न्यायालय उनके निर्णय को बदल सकता है तथा उसके साथ उन प्रावधानों की जो है नई व्याख्या भी दे सकता है। उच्च न्यायालय को भी अपने नीचे की अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। तो याद रखना, सबको याद रखना, अगर मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा हार जाता है तो वो उच्च न्यायालय भी आकर के अपील कर सकता है। ठीक है, आगे लिखा है सलाहकार संबंधी क्षेत्राधिकार। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारी जो हाई कोर्ट है, उसे सलाह देने का भी अधिकार दिया गया है। तो लिखा है मौलिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी होता है, वो परामर्श देने का भी काम करता है। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को बाध्य है। ठीक है, दोनों बाध्य नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य नहीं है कि वो हम सलाह दें और राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है कि वो न्यायपालिका को सलाह को माने, दोनों बाध्य नहीं है। ये भी याद रखना, यही क्वेश्चन एक बार आया था, बहुत बच्चों का गलत हो गया था। ठीक है, फिर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की शक्ति की क्या उपयोगिता है? इसकी दो मुख्य उपयोगिताएं हैं। पहली, इससे सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मसले पर कार्रवाई करने से पहले वह अदालत की कानूनी राय जान ले। इससे बाद में कानूनी जो है विवाद से बचा जा सकता है। मान लो सरकार कोई निर्णय लेना चाहता है तो वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट से वो उसका राय ले लेती है कि मान लो अगर मुकदमा वहाँ जाए तो जो है हमारे ना। दूसरी, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है। ये भी हो सकता है, ठीक है, कि हम सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मान के हम पहले ही विधेयक में सुधार कर लें। यहाँ दो आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 137 कहता है कि उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्लोकन करने की शक्ति है। मतलब अगर मान लो 137 ये कहता है कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे दिया है, अपना ही निर्णय को बदलने का और पुनर्लोकन मतलब पुनर्विचार करने का अधिकार देता है 137 में। 144 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सलाह से कार्य करेगा। तो ये कहा गया गया 144 में। ठीक है, तो दो आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे लिखा है पिछले पृष्ठ पर दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ें। ये अनुच्छेद हमें भारत के न्यायपालिका की एकीकृत प्रकृति और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को समझने में मदद करते हैं। जो आर्टिकल दोनों ऊपर पढ़ा मैंने उसी के बारे में बताया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। इसके द्वारा दिए गए निर्णय संपूर्ण देश में लागू होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है और कभी भी उसकी समीक्षा कर सकता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के मामले में भी वे स्वयं ही देखता है। ठीक है, तो अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करता है तो उसका भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करता है। ठीक है, अब आते हैं न्यायिक सक्रियता क्या होती है। ठीक है, तो न्यायालय जो है हमारा होता है वो सक्रिय हो जाता है अगर किसी मुद्दे को देख करके, उसे हम कहते हैं जनहित याचिका कहते हैं, जनहित याचिका पे सुनवाई करता है। तो लिखा है, क्या आपने न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका के बारे में सुना है? आजकल न्यायपालिका पर चर्चा में इन दोनों शब्दों का अक्सर प्रयोग होता है। अनेक लोगों का मानना है कि इन दोनों ने न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक जनोन्मुखी बना दिया, मतलब जनता के प्रति ज़्यादा जवाबदेही बना दिया है। ठीक है, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका जो है
रही है। इसे हम कहते हैं सोशल एक्शन लेजिस्लेशन कहते हैं। आखिर जनहित याचिका है क्या, ये भी जान लेते हैं, और कब और इसकी शुरुआत कैसे की गई है। तो याद रखना, जनहित याचिका मतलब यह हो गया कि जनता से जुड़े अगर कोई हित से जुड़े कोई मामला है तो उसे हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सकते हैं, उसे हम कहते हैं जनहित याचिका। कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो, हम अदालत तभी जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर ही कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हमें कोई न्याय चाहिए, तभी हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया और 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरे ने दाखिल किया था। जो पीड़ित था वो दाखिल नहीं कर पाया तो किसी दूसरे व्यक्ति ने किया। चूंकि इस मसले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था, अतः इसे और ऐसे ही अन्य अनेक मुकदमों को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार संबंधित मुकदमे पर भी विचार किया। इससे ऐसे मुकदमों सी बाढ़ सी आ गई जिनमें जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिकों और स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने, पर्यावरण की सुरक्षा और लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गया। तो न्यायालय हमारा कब सक्रिय होगा, जब जनहित याचिका उसके पास जाएगी। और बहुत सारे मुद्दों की जनहित याचिका आजकल जाने लगी हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, जैसे पर्यावरण से जुड़े हुए, लोकहित से जुड़े हुए, गरीबों से जुड़े हुए, ठीक है, अच्छा बेहतर जीवन से जुड़े हुए, स्वयं सेवक संगठनों से जुड़े हुए। तो सब मुद्दे जो है जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक जाने लगे हैं। ठीक है, आगे लिखा है, किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस व्यक्ति पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बना करके उन पर विचार करना शुरू कर दिया। अब क्या है, अगर मान लो कोई न्यूज समाचार में छप गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको पढ़ लिया, तब भी सरकार से पूछ सकती है कि कैसे हुआ। और कोई डाक के माध्यम से अगर शिकायत भेज देता है सुप्रीम कोर्ट को, तभी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर देगी। इस तरह न्यायपालिका की यह नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्रारंभिक जो है जनहित याचिकाएं क्या थी उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लिखा है, 1979 में समाचार पत्रों में विचाराधीन कैदियों के बारे में कुछ खबरें छपी। बिहार की जेलों में कैदियों को काफ़ी लंबी अवधि से बंदी बनाकर रखा गया जा रहा था। जिन अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, यदि उनमें उसे सजा हो जाती हो तब भी उनकी लंबी अवधि के लिए कैद नहीं किए जा सकते थे। इस खबर को आधार बनाकर एक वकील ने एक याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने यह मुकदमा चला। यह पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस मुकदमे को हुसैनारा जो है खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से जाना गया। तो जब कैदियों को नहीं छोड़ रहे थे, जबकि उनकी जो है अवधि पूरी हो गई थी, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्णय दिया। दूसरा उदाहरण क्या है, 1980 में तिहाड़ जेल के कैदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्णा अय्यर को एक पत्र भेजा। उनमें बंदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं का वर्णन किया गया था। न्यायाधीश ने उसे एक याचिका मान लिया। यद्यपि बाद में न्यायालय ने पत्रों को याचिका के रूप में स्वीकार करने की प्रथा समाप्त कर दी, लेकिन यह मुकदमा सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के नाम से शुरुआती जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो कैदी को लगा कि जो है अगर हमें न्याय चाहिए तो उसे सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिख दिया, लेकिन बाद में इस परंपरा को समाप्त कर दिया गया। अगर पत्र के द्वारा होता तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी भीड़ लग जाती। अगर आज ऐसा होता तो पत्र के माध्यम से सुनना बंद कर दिया है। जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय ने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया। शुद्ध हवा पानी, अच्छा जीवन पाना पूरे समाज का अधिकार है। न्यायालय का मानना था कि समाज के सदस्य के रूप में अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्तियों को इंसाफ की गुहार लगाने का अधिकार है। ठीक है, तो जनहित याचिका के माध्यम से ये सभी हो सकता है। इसके अतिरिक्त 1980 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका ने उन मामलों में भी रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सकते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय ने जन सेवा की भावना से भरे नागरिक सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से याचिकाएं दायर करने की इजाज़त दे दिया। या मान लो गरीब लोग अगर हैं वो अदालत नहीं आ सकते हैं, तो कोई वकील,
कोई सामाजिक संगठन, कोई नागरिक भी दूसरे व्यक्ति के लिए अपील दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। इसको जो है एक तरह से क्या कह सकते हैं, जनहित याचिका के अंतर्गत न्यायिक सक्रियता कह सकते हैं। तो न्यायालय इन सब मामलों में क्या हो गया है, सक्रिय हो गया है। ठीक है, तो इन सब चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका और अधिकार। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पीटी में और मेंस में भी। लिखा है, हम पहले ही देख चुके हैं कि न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। तो व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व किसके पास है, न्यायपालिका के पास है। संविधान ऐसे दो विधियों का वर्णन करता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा कर सके। पहला क्या है, या अनेक रिट जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित करता है आर्टिकल 32 के तहत, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। उच्च न्यायालय को भी ऐसी रिट जारी करने की शक्ति दी गई है 226 के तहत। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, अगर किसी का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो आर्टिकल 32 के तहत जाएगा, और अगर किसी को हाई कोर्ट जाना है तो 226 के तहत जाएगा। दोनों के तहत सुनवाई होती है रिटों पर। ये बात याद रखना, रिट पर सुनवाई करने का अधिकार दो आर्टिकल में है, 32 और 226 में है। तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए है, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए है। ये बात याद रखना, ये बहुत लोगों को पता नहीं होती है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है, आर्टिकल 13। अगर संसद या विधानसभा कोई कानून बनाती हैं तो अगर वो समाज के अनुकूल है, नहीं है, देश के खिलाफ अगर बनते हैं, देश के अनुकूल नहीं है, जनता के अनुकूल नहीं है, तो ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आर्टिकल 13 के तहत। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है, ये दोनों प्रावधान एक ओर सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकार के संरक्षक और दूसरी ओर संविधान के व्याख्याकार के रूप में स्थापित करते हैं। तो याद रखना, सर्वोच्च जो न्यायालय है, हमारी जो न्यायपालिका है, ये एक तरफ तो अधिकारों का संरक्षण करती है और दूसरी तरफ व्याख्या भी करती है संविधान की। उपयुक्त प्रावधानों में दूसरा प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या करता है। तो जो आर्टिकल जो 13 है उसमें न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या की बात कही गई। ये भी याद रखना, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख कहाँ है, तो आर्टिकल 13 में है। ठीक है, इसी को कहते हैं जिसके द्वारा उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। आगे लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संभाव्यतः न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की वैधानिकता जांच सकता है और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर जो है संवैधानिक घोषित कर सकता है। अगर संसद और विधानमंडल कोई कानून बनाते हैं, मैंने बार बार यही बताया, फिर से बता देता हूँ, तो न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल 13 के तहत उसे गैर संवैधानिक जो है घोषित न्यायालय कर सकता है। संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यायिक पुनरावलोकन का शब्द कहाँ किया गया है, तो कहीं किया नहीं गया है, उसका अर्थ निकाला गया है। लेकिन भारत में संविधान लिखित है और इसमें दर्ज है कि मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है। इन तथ्यों के कारण भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग न होने पर यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, आर्टिकल 13 के तहत। ठीक है, आगे लिखा है, इसके अलावा हमने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अध्ययन करते समय देखा है कि संघीय संबंधों के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ऐसा करके वह किसी भी कानून को संविधान में निहित शक्ति के बंटवारे की योजना के विरुद्ध होने पर रोक भी सकता है। ठीक है, अगर कोई कानून ऐसा है जो है क्या कानून के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, तो उसे रोक सकता है। मान लीजिए कि केंद्र सरकार कोई कानून बनाए और कुछ राज्यों को ऐसा लगे कि इस कानून का विषय तो राज्य सूची में है, तब वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, जैसे मान लो अगर राज्य सूची के विषय पर कानून अगर संसद बना देती है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और यदि न्यायालय उससे सहमत हो तो वह उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा ऐसे किसी भी कानून का परीक्षण कर सकता है जो मौलिक अधिकारों पर उल्लंघन करता हो या संविधान में शक्ति विभाजन योजना के प्रतिकूल हो। ठीक है, तो इन दो मामलों में ऐसा होगा तो न्यायिक पुनरावलोकन करके उस जो है कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर भी लागू होती है, ये भी याद रखना। तो राज्य की विधायिका द्वारा हो और चाहे संसद द्वारा होगा, दोनों के मामले में ये लागू होगा।
रिट जारी करने की और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को अत्यंत शक्तिशाली बना देती हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मतलब यह हुआ कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की ओर और संविधान की व्याख्या कर सकती है। ठीक है, दोनों काम कर सकती है। ठीक है, अनेक लोगों का मानना है कि इसके द्वारा न्यायपालिका प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा करती है और नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। तो न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। ठीक है, जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी भी की है। यह भी याद रखना, न्यायपालिका को जो है एक हथियार के रूप में न्यायिक पुनरावलोकन हो गया आपका जो है। इसके अलावा जनहित याचिका दोनों एक सत्र के रूप मतलब शस्त्र के रूप में काम करते हैं और संविधान की और जनता के अधिकारों की रक्षा करते हैं। आगे लिखा है, क्या आप जानते हैं कि मैं और भी अनेक देशों में जनहित याचिकाएं धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही हैं। विश्व के अनेक न्यायालयों खास तौर से दक्षिण एशिया और अफ्रीका में भारत की ही भांति न्यायिक सक्रियता का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के संविधान में जनहित याचिकाओं को मौलिक अधिकारों की सूची में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में अब नागरिकों का यह मौलिक अधिकार है कि वह संवैधानिक न्यायालय के सामने व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन का मामला उठा सकते हैं। तो न्यायिक सक्रियता अब पूरे दुनिया में लोकप्रिय हो रही है, खासकर जनहित याचिका। ठीक है, आगे लिखा है, क्या आपको याद है कि अधिकार से संबंधित अध्याय में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया था। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 23-24 में। यह अधिकार बंधुआ मजदूरी, लोगों की खरीद फरोख्त मतलब मानव का व्यापार और खतरनाक कामों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि जिन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है वह अदालत का दरवाजा कैसे खटखटाएं। जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता से न्यायालयों के लिए यह संभव हो पाया है। तो मान लो बहुत जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, वो न्यायालय कैसे जाएं। ठीक है, इसीलिए न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिकाएं बनाई गई हैं कि वह ऐसे उल्लंघनों के मामले पर विचार कर सकें। इससे न्यायालय अनेक मुद्दों पर विचार किया, जैसे जेल के अंदर पुलिस द्वारा कैदियों की आंखें फोड़ना, पत्थर की खदानों में काम करने की अमानवीय दशा, बच्चों का यौन शोषण आदि। इस प्रवृत्ति से गरीबी और पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों का अर्थपूर्ण बना दिया है। अब जो है कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे न्यायपालिका और संसद की, कि न्यायपालिका और संसद में क्या संबंध है। तो न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दे पर तो सक्रियता दिखाई ही है, रणनीतिक व्यवहार बर्ताव से संविधान को ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाया है। अगर कोई जो है लोकतंत्र को, संविधान को जो है अगर क्या कहते हैं एक तरह से बदलने का अगर कोई काम करे या जो है न माने, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट है। इसी कारण जो विषय पहले न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं थे, उन्हें भी अब इस दायरे में ले लिया गया। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां, ये भी न्यायिक पुनरावलोकन का हिस्सा बन गई हैं। ठीक है, ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिया है। जैसे उसने हवाला मामले, नरसिंह राव मामले, पेट्रोल पंपों के अवैध आवंटन जैसे अनेक मामलों में सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश दिया है कि वह भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच करे। अपने इनमें से कुछ के बारे में सुना होगा, इनमें कई बार उदाहरण न्यायिक सक्रियता के परिणाम पाए गए हैं। तो हमारे देश में जितने भ्रष्टाचार होते हैं उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जो है निर्णय सीबीआई को दे सकता है कि इसके खिलाफ केस किया जाए। ठीक है, आगे लिखा है, भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, अवरोधक और संतुलन के एक सुंदर सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। तो सरकार जितने भी अंग हैं सबके क्या है, अपने कार्य हैं, चाहे कार्यपालिका हो चाहे संसद हो। संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है। तो संसद का काम क्या है, कानून बनाना और संविधान में संशोधन करना। कार्यपालिका उसे लागू करने तथा न्यायपालिका विवादों को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल हैं। इस स्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका का कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। तो हमेशा जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका संसद के बीच में टकराव होते रहते हैं। ठीक है, हमने संपत्ति के अधिकार और संसद की संविधान को संशोधन करने की शक्ति के बारे में संसद और न्यायपालिका के बीच हुए टकराव का पीछे उल्लेख किया है। आइए इसे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो याद रखना, जो संपत्ति का अधिकार था और संसद की जो है संशोधन का जो अधिकार था, इसको लेकर के न्यायपालिका और संसद में टकराव हो चुका है। संविधान लागू होने के तुरंत बाद
संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने की संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया। संसद संपत्ति रखने के अधिकार के कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी, जिसे भूमि सुधारों को लागू किया जा सके। ठीक है, तो सरकार चाहती थी कि जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाए। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है, ये निर्णय दे दिया गया। संसद ने तब संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया। ठीक है, जो है अब क्या करेंगे, हम संशोधन करेंगे, लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान के संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब हो गया सरकार में और न्यायपालिका में विवाद खड़ा हो जाएगा। संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद के केंद्र में निम्नलिखित मुद्दे रहते हैं। कौन कौन से मुद्दे थे? निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है? मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है? संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है? क्या संसद नीति निर्देशित तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सके? इन्हीं सब को लेकर के केंद्र मतलब संसद और जो है आपका न्यायपालिका में विवाद होता रहता है। ठीक है, यहाँ लिखा है, यहाँ पे जो है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने संविधान सभा में वाद विवाद के दौरान ये बात कही थी संविधान सभा में कि जहाँ न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की जरूरत पर कोई दो राय नहीं हो सकती, वहीं हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को भी याद रखना जरूरी है कि स्वतंत्रता के सिद्धांत को उस स्तर तक नहीं ले जाना चाहिए जहां तक आस्था का स्थान ले ले, अन्यथा न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के काम में भी अपने हाथ में ले लेने वाली एक अतिवादी संस्था की तरह काम करने लगेगी। और न्यायपालिका का काम संविधान की व्याख्या करना या अधिकारों के बारे में चल रहे विवादों को हल करना है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ दायरा है, उस दायरे में लेकर ही काम करेगी। ये उस समय संविधान सभा में जो है वाद विवाद के दौरान कृष्णा स्वामी अय्यर ने बात कही थी। आगे लिखा है 1967 से लेकर के 1973 के बीच यह विवाद काफ़ी गहरा गया। भूमि सुधार कानून के अतिरिक्त निवारक नज़रबंदी कानून, नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी नियम और अधिग्रहित निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी कानून आदि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिन पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद हुआ है और लगातार होता चला आया है। ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिससे जो है संसद में और जो है न्यायपालिका में विवाद हुआ है। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि संसद और न्यायपालिका के संबंधों के नियमन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। यह केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में प्रसिद्ध है। तो केशवानंद भारती के मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक ढांचे का सिद्धांत दिया था। इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें जो है संसद किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। ये बात केशवानंद भारती मामले में कही गई। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। न्यायालय ने दो और काम किए। संपत्ति के अधिकार के विवादास्पद मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, तो संपत्ति के अधिकार को जो है क्या कहते हैं मूल ढांचे का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और इसीलिए उस पर जो है समुचित प्रतिबंध जो है लगाया जा सकता है। दूसरा, न्यायालय ने यह निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं है। यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो मूल ढांचा कौन होगा कौन नहीं होगा इसका भी निर्णय कौन लेगा? इसका भी निर्णय जो है न्यायपालिका लेगी। आगे लिखा है, इस निर्णय ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवादों की प्रकृति की ही बदल दिया। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से जो है 1979 में हटा दिया गया और इससे शासन के जो है दो अंगों के बीच विवाद की प्रवृत्ति बदल गई। तो हमने संपत्ति के अधिकार को क्या किया, 44वें संशोधन द्वारा हमने क्या किया, मौलिक अधिकार से हटा दिया। ठीक है, आगे लिखा है, फिर भी इन दोनों के बीच विवाद के कुछ बिंदु बचे हैं। जैसे क्या न्यायपालिका विधायिका की कार्यवाही का नियमन और उसमें हस्तक्षेप कर उसे नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया कि क्या न्यायपालिका विधायिका के काम में हस्तक्षेप कर सकती है। संसदीय व्यवस्था में संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर अपने सदस्य को दंडित करने का अधिकार है। तो सदस्यों को दंडित करने का अधिकार
न्यायपालिका के पास नहीं है, वो अधिकार संसद के पास स्वयं है। जो व्यक्ति विधायिका के विशेषाधिकार का हनन कर दोषी हो क्या वह न्यायपालिका की शरण ले सकता है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया। सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध स्वयं सदन द्वारा यदि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है तो क्या वह सदस्य न्यायपालिका से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है? मतलब अगर कोई संसद का सदस्य है और मान लो वो अनुशासनहीन काम करता है, अगर उसको हटा दिया गया तो क्या वो न्यायालय जा सकता है? ये मुद्दे अभी भी सुलझ नहीं रह पाए हैं और दोनों के बीच विवाद का विषय बने रहे हैं। इसी प्रकार संविधान यह व्याख्या करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती है, कि जो न्यायाधीशों का आचरण अगर कोई बाहर कर रहे हैं वो, तो उसके लिए संसद में व्याख्या या चर्चा नहीं हो सकती है। लेकिन अनेक अवसरों पर संसद और राज्यों की विधानसभाओं में न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई गई है। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी अनेक अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है और उन्हें उनके विधायिक कार्यों के संबंध में अनेक निर्देश भी दिए हैं। विधायिका इसे संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत का उल्लंघन के रूप में देखती रही है, तो संसद में और न्यायपालिका में कई मुद्दों पर भी टकराव होता आया है। इन मुद्दों से स्पष्ट होता है कि सरकार के किन्हीं दो अंगों के बीच संतुलन कितना संवेदनशील है और लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बरतना कितना जरूरी है, ये भी हमें वहां पर जानना होगा। ठीक है, अब हम लोग निष्कर्ष में देख लेते हैं। लिखा है, इस अध्याय में हमने अपनी लोकतांत्रिक संरचना में न्यायपालिका की भूमिका का अध्ययन किया। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच समय समय पर उठने वाले विवादों के बावजूद न्यायपालिका की साख बढ़ी है। न्यायपालिका से कुछ और भी अपेक्षाएं हैं, मतलब और भी उससे जो है हम उम्मीद रखते हैं कि और वो काम करेगा। आम आदमी को आश्चर्य होता है कि किस आसानी से अनेक दोषी लोग न्यायपालिका से बेदाग बरी हो जाते हैं और कैसे धनी और दबंगों के जो है असर में गवाह अपने बयान से मुकर जाते हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे के बारे में स्वयं न्यायपालिका भी चिंतित है। कभी कभी क्या होता है कि मुकदमे में जो गवाह होता है वो दबंगों के आगे डर जाता है। इस अध्याय में आपने देखा है कि भारत में न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली संस्था है। इस शक्ति के एक बड़े आश्चर्य और बहुत सी आशाओं को जन्म दिया है। ठीक है, आगे लिखा है, भारतीय न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के लिए जानी जाती है। अनेक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान की जो है नई व्याख्याएं दी हैं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है। जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा है कि लोकतंत्र वास्तव में एक विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है और इन दोनों को संविधान की सीमाओं के अंदर ही सहकर कार्य करना पड़ता है। तो दोनों के बीच विवाद तो होता है, लेकिन दोनों जो है संविधान के दायरे में रह के ही काम करते हैं। ठीक है, और सब सरकार के क्या है, अंग है, लोकतंत्र के सब अंग हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण चीज़ था मैंने बता दिया है। कहीं कोई डाउट होता है पूछेगा कमेंट करके। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।